नमस्कार दोस्तों, खगोल विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुनामी पर। सुनामी भूकंप का ही एक पार्ट है। भूकंप ही समझिए, जिसको या तो सुनामी कहेंगे कि सुनामी एक समुद्री भूकंप है। भूकंप स्थल पे खंड पे आता है। सुनामी होता है वह समुद्री भूकंप के कारण से लहर पैदा होती है, जिसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी की बात करेंगे हम तो सुनामी क्या है, सुनामी कैसे उत्पन्न होती है और इसका उत्पन्न होने का कारण क्या है, और इसके सुनामी आने के बाद वो जब चला जाता है तो उसके मनुष्य जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है, और सुनामी अगर आने से पहले ही कुछ अगर रोकथाम अगर देखा जाए तो उसमें रोकथाम क्या करे कि सुनामी से ज्यादा नुकसान मनुष्य को न हो। सुनामी की जो परिचय है वह सुनामी की परिचय कह सकते हैं कि समुद्र का लहर ही सुनामी कहा जाता है। दूसरा नंबर पे क्या आता है सुनामी की परिभाषा। सुनामी एक जापानी भाषा है जिसे जापान में बंदरगाहों का लहर कहते हैं। बंदरगाहों का लहर क्यों कहते हैं कि अगर मान लेते हैं कि यह अपना भारत है, भारत का यह चेन्नई क्षेत्र है या फिर कहीं पर भी तटवर्ती राज्य है यह शहर। अब यहाँ से क्या होता है, सुनामी आकर टकराती है तो आज से लगभग 15वीं सदी में, 15वीं सदी से पहले सुनामी का नाम सुनामी नहीं हुआ करता था, क्योंकि यह बंदरगाह एक तट पे बंदरगाह होता था। अब जनसंख्या कम रहने के कारण केवल तट पे बंदरगाह ही होते थे। अब बंदरगाह जब सुनामी आता था या तो फिर लहर बहुत ज्यादा आता था तो इस बंदरगाह पे टकराता था, इसीलिए कहा गया सुनामी को कि यह सुनामी बंदरगाहों का लहर है। जिस कारण से सुनामी अगर आया, आने के बाद फिर क्या होता है, पूरा तटवर्ती प्रदेश या तटवर्ती गांव को पूरा तहस नहस मचा देता है। ठीक, तो जो परिभाषा अगर कह सकते हैं तो यह परिभाषा क्या है कि सुनामी एक जापानी भाषा है जो लहर के पृथ्वी के महासागर के आंतरिक भाग में हलचल पैदा होने से लहर पैदा होती है। वह लहर तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करती है, उसे सुनामी कहा जाता है। अब मान लेते हैं कि यह महासागर समंदर है, महासागर समंदर है। अब समंदर के जब बीच में दो प्लेट आपस में जब टकराते हैं, दो प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो वह टकराने के बाद क्या होता है, वहां से तरंग निकलती है जिसको बोलते हैं समुद्री भूकंप। अब यह कैसे टकराते हैं, हम निकलने का कारण क्या होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक या लचीला पदार्थ है या फिर कोई लचीला लकड़ी है, अगर हम इसको मोड़ेंगे तो यह एक समय तक मुड़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसे जाने के बाद क्या होगा, बीच में अचानक से टूट जाएगा। इस कारण से यह प्लेट का एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाते हैं, एक नीचे हो जाता है एक ऊपर आ जाता है, तो ये बीच में अब टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि यहाँ से ऐसे क्रेक हो जाएगा। यह समुद्र है, यहाँ पे ऐसे क्रेक हो गया, तो ये जो क्रेक हो जाता है इसी को बोलते हैं गर्त। इसे गांव में कहा जाता है ना, गर्त में जाओ। तो यह समुद्र के नीचे पाया जाता है। प्लेट के क्रेक होने के बाद जो टूटता है तो बीच में जगह पाया जाता है, दरार हो जाता है, उसको गर्त बोला जाता है। अब यह कब होता है, जब दो प्लेट आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं तब हो जाता है। अब यहां से क्या होता है कि जैसे ही यह झटका देता है तो यहां से तरंगे उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाती हैं। यह तरंगे उत्पन्न प्रारंभ होकर के वह तट की तरफ जाना प्रारंभ होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर समुद्र के गहराई में अगर कोई भी तरंग समुद्र के अगर गहराई में होता है तो इसका प्रभाव आपको नहीं दिखाई देता। कोई भी नाव अगर जा रहा है तो इसी नाव के नीचे से ही सुनामी लहर की तरंगे पास हो जाती है, उसमें पता नहीं चलता, क्योंकि इससे तरंग निकलती है तो इसलिए बीच में जो गहराई होता है वो बहुत तेज ज्यादा होता है और यह उस गहराई के कारण निकलती है। और इसका जो रफ्तार होता है वह 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। यह 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से यह पूरे महासागर में फैल जाती हैं। अब समस्या कब आता है, जब यह तरंगे तट पे टकराती हैं। तट पे टकराने के बाद इसका जो स्पीड जो रफ्तार होता है वह धीमी हो जाती है। अब यहां मान लेते हैं तट है, यह स्थल खंड है, ठीक, यह स्थल खंड है, इस पे टकरा गई तो यह टकराने के बाद क्या होता है, इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। अब जब इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है
लेकिन क्या होता है, जो समुद्र का जो लहर के जो हाइट होता है वह कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम मान लेते हैं कि 2 या 3 मीटर का प्रतिदिन लहर अगर आता है, ज्वार भाटा आता है, तो इस टाइम क्या होता है, लगभग 15 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर का लहर बन के टकराएगा। किस पे टकराएगा? इस समुद्र के तट पे टकराएगा। और समुद्र के तट के किनारे निवास करने वाले जितने भी शहर हैं, गांव हैं, मवेशी हैं, सड़क हैं, बिजली है, सबको एकदम से विनाश करके खत्म कर देता है यह लहर। अब यह टकराता है कि अब मान लेते हैं कि यहाँ का जो बीच का समुद्र का जो पार्ट होता है वह 800 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से टकराता है, तो वह यहाँ जा करके टोटली 300 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बचता है। अब सोचिए कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से अगर कोई भी जलधारा अगर टकराता है तो वह तटवर्ती क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। ठीक, यह आपका हो गया परिचय। आपको समझ में आ गया होगा परिचय क्या है। तो ये किस कारण सुनामी आता है, यह देखना पड़ेगा कि किस कारण सुनामी आता है। तो पहला नंबर पे आता है उल्कापिंड। यह जो उल्कापिंड होता है, उल्कापिंड आप देखे होंगे रात को आसमान में, तो जो लोग गांव के लोग या फिर कहीं के लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा गिर रहा है। एक्चुअली वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वह एक क्षुद्र ग्रह होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में वह एरिया में आ जाता है और पृथ्वी अपने तरफ उसे जितना बल से खींचती है, और खींचने के बाद क्या होता है, उस क्षुद्र ग्रह या फिर छोटे पत्थर में क्या होता है, घटर पैदा होने के बाद उसमें आग लग जाती है और उसपे आग की तरह दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है उल्कापिंड। यह जो उल्कापिंड है, ये फिर से आपको हम बता दें, यह समुद्र तट है, यह समंदर है, या इसमें आप मान लेते हैं जो यह उल्का होता है, यह उल्कापिंड आके कहाँ गिरा, समुद्र में गिरा। समुद्र के गिरने के बाद फिर क्या होता है कि आप अगर यह अनुमान लगा लें कि आप एक छोटे से पत्थर के टुकड़े अगर आप तालाब में फेंकते हैं, तो तालाब में फेंकने के बाद आप देखेंगे कि जिग जैग के रूप में लहर किनारे तक पहुंचती है। वह किनारे तक पहुंचती है तो यही बोला जाता है कि यह एक छोटा सुनामी कह सकते हैं, एकदम अल्प और छोटा सुनामी कहते हैं, जो आपके एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को फेंकने से उत्पन्न होती है तरंगे। अब यहाँ आप फेंकेंगे वह किनारे तक धीरे धीरे पहुंच जाएगा। अब यही समस्या आता है कि अगर कोई भी उल्कापिंड आसमान से अगर गिरता है, पृथ्वी स्थल खंड भी गिरता है तो वहां आग लगती है, और अगर वही उल्कापिंड अगर समंदर में गिर जाता है तो वही उल्कापिंड उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा तरंग निकलता है। वही तरंग आकर के स्थल खंड पे टकराता है और स्थल खंड पे टकराने के बाद विनाश करता है। ठीक, अब यह जो कार्य होता है वह बहुत रेयर कार्य होता है, मतलब बहुत भारी मात्रा में इसको देखने को नहीं मिलता। दूसरे स्थान पे क्या आता है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है, वह आपके समुद्र तट के किनारे स्थित, अब यह अगर नीचे वाला मान लेते हैं तो यह समुद्र तल है, नीचे का जो भाग है वह समुद्र तल है। अगर किसी भी भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीचे का जो भूमि होता है वह अगर मान लेते हैं यह नीचे धंस गया, यह क्या होता है, नीचे धंसने के बाद यह ऊपर चला गया, तो यह जो प्रक्रिया होता है, यह प्रक्रिया 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में होता है, जिसको बोलते हैं भूस्खलन। भूस्खलन मतलब क्या होता है, अब अचानक से उसी जगह मतलब समुद्र के तल के नीचे का जो भूमि होता है, कुछ नीचे धंस जाते हैं, कुछ ऊपर आ जाते हैं, जिस कारण से समुद्र के जो जल होता है उसमें लहर पैदा हो जाता है, और वह लहर कहाँ आता है, वह तट पे टकराता है और तट पे रहने वाले व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाता है। यह होगा तीसरा, हो गया ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी एक प्रकार का आंतरिक क्रिया है, पृथ्वी के अंदर एक क्रिया है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी में क्या होता है, यह मान लेते हैं आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में क्या होता है, मैग्मा स्थित है। यह जो पपड़ी है यह 100 किलोमीटर का भूपटल है, यह 100 किलोमीटर तोड़ते हुए, यह जो भूपटल है यह 100 किलोमीटर तोड़ते हुए या तो आप स्थल खंड में करेगा या तो जल खंड में, जल या महासागर में
यह ज्वालामुखी का रूप ले लेती हैं। अब यह जब 100 किलोमीटर का जब यह पापड़ी या भूखंड तोड़ता है तो यह क्या होता है, यह बहुत ज्यादा मात्रा में आवाज करता है, और उसका जो नीचे से जो प्रेशर आता है वह बहुत तेज से, जब प्रेशर नीचे से ऊपर आसमान में जब जाता है तो यह समुद्र में क्या लहर पैदा हो जाती है। इसका अगर साक्ष्य देखा जाए तो क्राकाटोआ जो ज्वालामुखी है, यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में प्रशांत महासागर में क्या हुआ है, यह विस्फोट किया है, जिस कारण से लगभग 36,000 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। अब एक होता है समुद्री भूकंप। अगर सुनामी को दृष्टिकोण से देखा जाए कि सुनामी कैसे आता है तो सबसे बड़ा श्रेय जाता है समुद्री भूकंप का। अब यह कैसे आता है, अब इसमें यह होता है कि यह दो प्लेट होती हैं, दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं, जिसको बोला जाता है अभिसरण के कारण आपस में जब टकराती हैं तो यहां से तरंग निकलती है। और यहां से तरंग निकलने के बाद अचानक से कुछ समय के बाद फिर क्या होता है, यह समुद्र तल पे चली जाती है ऊपर जाने के बाद क्या होता है, यह एक बहुत बड़ा बहुत ऊंचा लहर पैदा करती हैं। तो यह बहुत बड़ा और बहुत ऊंचा लहर पैदा करेंगे। अब हम अगर मान लेते हैं कि प्रतिदिन समुद्र तट पर 2 से 3 मीटर की लहर बनती है या फिर 1 मीटर की लहर बनती है, तो वह लहर 3 मीटर 2 मीटर न बन करके 15 मीटर की या 20 मीटर या 35 मीटर का लहर, ऊंची लहर बनती है और यह समुद्र तट पे टकराती हैं। अब आप अंदाजा लगा ले कि आपके समुद्र के तट के किनारे बिल्डिंगें जो होती हैं ऊंची ऊंची कितनी ऊंची रहेंगी, अधिकतम कितनी रहेंगी, अधिकतम में रहेंगे 100 फीट का या फिर 200 फीट का। जो सुनामी का जो लहर आता है वह लहर लगभग 100 से 120 फीट ऊंचाई में आकर समुद्र में टकराती हैं। यह कारण होता है समुद्री भूकंप के कारण। समुद्री भूकंप का आता है, दो प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो वहां से अभिसरण के कारण तरंग पैदा होता है, वह तरंग को हम भूकंप कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था 2004 में, इसके आगे हम बताएंगे आपको। इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था 4 को, यह इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में टकराने के कारण से 9.1 तीव्रता की भूकंप आई थी, जिस कारण से लगभग 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी और लगभग कई लाख लोग बेघर हो गए थे। यह हो गया आपका कारण। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में 1755 में आया था। यह जो यूरोप का पार्ट है, यूरोप के पश्चिम दिशा में एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। अटलांटिक महासागर में भूकंप आने से क्या हुआ था कि लिस्बन में पूरा नरसंहार हुआ था। कब? 1755 को। 1755 में अगर देखा जाए तो उस टाइम रिएक्टर स्केल पैमाने का खोज नहीं हुआ था कि कितने तीव्र से भूकंप आया था, यह नहीं पता चलता। 60,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहां पे? लिस्बन में। लिस्बन के एक स्थान पर कहा जाता है 3/4 जनसंख्या इस सुनामी की वजह से मृत्यु के घाट उतर गई थी। दूसरा नंबर पे क्या आता है? क्राकाटोआ। जो क्राकाटोआ है यह एक जागृत ज्वालामुखी है। अभी इसका जो विस्फोट हुआ था वह हुआ था 1883 में हुआ था विस्फोट। यह विस्फोट होने के बाद सुमात्रा और जावा के तटवर्ती क्षेत्र और गांव लगभग 130 से अधिक गांवों पर क्षति पहुंची थी। यह जो क्राकाटोआ है यह एक जागृत ज्वालामुखी है, जिसके कारण से समुद्र में ही विस्फोट किया था। और समुद्र में विस्फोट करने के बाद फिर क्या आया था? यह समुद्र में लहर आ गया था। इसका जो लहर बना था यह 130 फीट लहर ऊंचाई बन करके कहाँ आया था? समुद्र के तट पे टकराया था। अगर एवरेज देखा जाए तो क्राकाटोआ ज्वालामुखी के कारण सुनामी पैदा हुआ था। इस सुनामी में लगभग 36,000 लोगों की मृत्यु हुई थी।
36,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो भूकंप आया था वो भारत के दक्षिण में तमिलनाडु को भी प्रभावित किया था। तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को भी प्रभावित किया था। अगर आप देखेंगे कि इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और बर्मा प्लेट आपस में जब अभिसरण हुआ था तो उस टाइम इंडोनेशिया के पास 26 दिसंबर 2004 को यह भूकंप आया था, जिस कारण से सुनामी पैदा हो गया था। अब यह सुनामी लगभग 2,30,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। चौथे नंबर पे क्या आता है? जापान का। यह भी एक सुनामी है जो कहाँ आया था? जापान के होन्शु द्वीप के तट पे टकराया था। होन्शु द्वीप के जो तट होता है वहां पे टकराने का कारण क्या था कि यह जो जापान है वह 4 प्लेटों के बीच का मध्य भाग है और जापान में भूकंप आता रहता है। और प्रशांत महासागर में यह भूकंप आया था। 9.1 तीव्रता के भूकंप आया था। 9.1 तीव्रता के भूकंप आने से यह जापान के होन्शु द्वीप पे टकराया था। यहीं पे फुकुशिमा, ये जो जापान का होन्शु द्वीप है, यहीं पे फुकुशिमा परमाणु संयंत्र लगाया गया था, जिस कारण से 3 रिएक्टर विस्फोट मतलब बंद कर दिया गया या फिर बंद हो गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मरने वालों की संख्या लगभग 20,000 लोग की मृत्यु हुई थी। इसी कारण से चेरनोबिल एक स्थान है, पहले रूस में हुआ करता था, इस टाइम यूक्रेन में है। यह परमाणु संयंत्र या परमाणु विस्फोट या प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। अब यह जो आपदा है यह जापान के फुकुशिमा भी परमाणु संयंत्र में विस्फोट माना जाता है, जिस कारण से दोनों को यह परमाणु विस्फोट के लिए उत्तरदायित्व है। अगला पॉइंट आता है प्रभाव, कि मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सुनामी अगर तट पर टकराता है तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति तटवर्ती क्षेत्र में रहते हैं वहां पे उनका घर, मकान, मार्केट, बाजार सभी कुछ सुनामी द्वारा ध्वस्त किया जाता है और उनके जीवन का रहन सहन कुल ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरा क्या होता है? जन और धन की हानि। जैसे कि तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और गवर्नमेंट द्वारा दिए गए सुविधाओं को सब कुछ क्या होता है? धन की हानि होती है। अगर हम मान लेते हैं कि ट्रेन की व्यवस्था है तो ट्रेन समस्या में पड़ जाती है, ट्रेन का, सड़क का, बिजली का सब क्या होता है? धन की हानि होती है। पर्यावरण पर प्रभाव, जो पर्यावरण को जो प्रभाव पड़ता है वह समुद्र के तट किनारे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबको उपयोगी माने जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि मैंग्रोव वन और समुद्र में रहने वाले जीव सुनामी के कारण तटवर्ती क्षेत्र में चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और मैंग्रोव वन का भी विनाश हो जाता है। पर्यटन और मत्स्य पालन का नुकसान हो जाता है। जो लोग समुद्री तट के किनारे पर्यटक के रूप में घूमने के लिए जाते हैं और कुछ मछुआरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं तो वह सब पे गवर्नमेंट द्वारा रोक लगा लिया जाता है। और तीसरा क्या? सामाजिक और मानसिक प्रभाव। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर की कमाई एक समुद्री तट के किनारे पूरा घर बनाया है, वह अचानक से एक दिन सुनामी आता है और उसके पूरे घर को तोड़ करके समुद्र में बहा लेके चला जाता है तो उसके जीवन भर की कमाई चला जाता है, जिस कारण से वह सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है कि अब हम क्या करें अगले दिन। सुनामी को रोकथाम के लिए क्या किया जाता है कि अगर हम बच सकें, तो सुनामी के लिए कहा जाता है कि सबसे अच्छा रोकथाम है कि अगर सुनामी आने से पहले समुद्र तट के किनारे अगर कोई भी व्यक्ति हो तो अगर सुनामी आएगा तो सुनामी आने से पहले क्या होता है? भूकंप आता है, भूकंप के झटके आते हैं, जिस कारण से कुछ मिनट के बाद सुनामी आता है। अब वो आपके पास समय रहता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, वो एक स्थान से तटवर्ती क्षेत्र छोड़ करके मैदानी भाग में चले जाएं। ठीक, अब उसके दूसरा बात क्या होता है कि तट के किनारे वृक्षारोपण करना। अब जैसे कि यह आपका हो गया, यह तट हो गया आपका, यह हो गया तट हो गया। अब यह किनारे आप अगर वृक्षारोपण कर देंगे, वृक्षारोपण कर देते हैं तो अगर कोई भी समुद्र के लहरें आती है तो यह समुद्र के तट पर टकराएगी
तो वृक्ष अगर रहेंगे तो उस पर टकराने के बाद कुछ उनका जो गति होता है वो रुक जाएगा या फिर एकदम रुक जाएगा, जिस कारण से तट पे वृक्षारोपण करना आवश्यक है या फिर मैंग्रोव वन ही वृक्षारोपण किया जाता है। तीसरा क्या होता है, चेतावनी। गवर्नमेंट के दिए हुए निर्देशानुसार तटवर्ती क्षेत्रों के गांव और शहर के लोगों को चेतावनी दिया जाता है। जन जागरूकता का अभियान गवर्नमेंट के दिया हुआ है, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट कहता है कि आप तटवर्ती क्षेत्र वृक्ष लगाएं, आप कहने पर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए न जाएं, जिस कारण से अभियान प्रारंभ रहता है। आपदा प्रबंधक के दल, आपदा प्रबंधक के दल यह इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है। हर एक देश में आपदा प्रबंधन के लिए इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है कि आपदा या प्राकृतिक आपदा कभी भी कह के नहीं आती, चाहे भूकंप हो या ज्वालामुखी हो या सुनामी हो या बाढ़ हो या सूखा हो। यह बाढ़ में और सुनामी में यही अंतर होता है कि बाढ़ का जो पानी होता है वह धीरे धीरे उसका जल स्तर बढ़ता है। सुनामी में क्या होता है, आपके 2 मिनट ही आपका पूरा घर एक साथ लेके चला जाता है। इसीलिए अब सुनामी क्या होता है, कम समय के लिए रहता है, अब बाढ़ ज्यादा समय के लिए रहता है। इसके लिए आपदा प्रबंधन का दल व्यवस्थित करना होगा सरकार को। यह वीडियो आपको कैसे लगी? नमस्कार।